4 लोग आए थे और चारों बंदूकों के साथ थे, तो वो 24 पे भी भारी थे। जैसे सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन फट के हाथ में आ गई थी। टाइटैनिक पे जहाँ जैक और केट खड़े हुए थे, जहाँ उन्होंने हाथ फैलाए थे, बिल्कुल उस जगह थे। उस जगह पे मैं था। 11 अप्रैल 2010 को ये स्थिति थी आपके जहाज की जी कि उसका इंजन फेल हो गया था जी और आप टेम्परेरीली उसको ठीक करना चाह रहे थे, जी। लेकिन इस 1 घंटे के बीच में जी उन डाकुओं को मौका मिल गया। जी। हमें पता था कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम जहाज़ मूव भी नहीं कर पाएंगे, तो अगर वो ऑन बोर्ड हैं और पैनिक इतना क्रिएट हो गया था, माइट एज वेल जस्ट लिसन टू द मैन हु हैज़ अ गन और उसको फॉलो करें। कभी कभी हीरो ना बनना भी अच्छी बात होती है। भागने की तो कोई कोशिश कर ही नहीं रहा था। भाग भी कहाँ जाओ, कहाँ भागो? जाएंगे, इधर तो सोमालिया ही था, हाँ, और उधर दरिया था, उधर दरिया। कितना तैर लोगे? अच्छा, ये जो 11 महीने थे, इसमें कभी भी कोई भी ऐसा मौका भी आया क्या जब ये लगा कि हम में से किसी की जान जा सकती है? काफ़ी बार हुआ कि हमारे सर पे बंदूक रखी गई, काफ़ी बार हुआ कि मेरे सर पे बंदूक रख के लोड करी गई, कि जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। पर इसमें होता क्या है? क्या कंपनी पे करती है, देश पे करते हैं, कौन करता है? क्योंकि देश तो बहुत सारे इन्वॉल्व थे, मिलजुल के करते हैं, क्या होता है? गवर्नमेंट्स पे करना प्रेफर नहीं करती। कुक भी थे जो अनफॉर्चुनेटली फ्रीडम नहीं देख पाए। रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले ही वो ही गेव अप एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। अगर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा कोई तंग करता या पुश करता उस मोमेंट पे, तो शायद हम रिवोल्ट कर देते, शायद हम रिवोल्ट करते। उसमें जो स्पेशली जब कप्तान की तबीयत जब ख़राब हुई थी, तो उस मोमेंट के बारे में मैंने लिखा भी है कि वो सिचुएशन आ गई थी वैसे, और जो हो सो हो। जो हो सो हो। तो ये भी तो कह रहा था कि सलमान खान राजा है ना इंडिया का। वो तो बातचीत में तो वो तो सब वो तो कौन नहीं कहता है। खैर, फाइनली वो दिन जब पैसा आया, इट वॉज एज गुड एज अ फिल्म सीन। अगर मैं बोलूँ तो आज मैं इतना रिलैक्स होकर बोल सकता हूँ। तो नमस्कार, पढ़ाकू नितिन में स्वागत है आपका। मैं हूं नितिन और आज मेरे हाथ में एक किताब जिसका नाम है हाईजैक्ड। ये एक सच्ची कहानी है। 331 दिनों तक एक जहाज को बंधक बनाए रखा सोमाली पायरेट्स ने। प्रलव ध्यानी की कहानी है। ये उन 24 लोगों में से एक हैं जो उस जहाज पर मौजूद थे। इनफैक्ट 21 साल के थे, नई नई नौकरी थी और कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने जा रहा है। लंबा नेगोशिएशन चला 11 महीनों तक। इस बीच बहुत कुछ घटा, जिसमें उन 24 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत भी शामिल है। कई बार उम्मीदें बंधी और कई बार वो टूटी भी। अब ये किताब हार्पर कॉलिंस ले आया है, हाईजैक्ड इसका नाम है। इस किताब को हमने पढ़ा है और प्रलव मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उन 331 दिनों में क्या क्या घटा, किस हद तक वो बदले और कैसे ये सब होता है जिसके बारे में हम इतनी दूर बैठकर पढ़ते सुनते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रलव आपका पढ़ाकू नितिन में। थैंक यू वेरी मच। और कल रात में इस किताब के साथ था हाईजैक्ड। बहुत खूबसूरत किताब है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वैसे हम देखिए फिक्शन पॉडकास्ट नहीं करते, मतलब कहानियों पर बात नहीं करते, लेकिन ये सच्ची कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्कि इस कहानी को पढ़कर ये आइडिया होता है कि समंदर में आप लोगों का काम किस तरह का होता है। और अगर जिंदगी में दुर्भाग्य से कभी एक आध बार ऐसा हो जाए कि समुद्री डाकुओं का आमना सामना करना पड़ जाए, तो फिर ये कहानी ये भी बताती है कि किस तरह से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें और कैसे उम्मीद बांधे रखें, और जब कभी आपको निराशा हाथ लगे तो भी ये सोचें कि ये भी गुजर जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत किताब लिखने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ बुलाने का। और बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी लगी है ये किताब, और होपफुली आगे बाकियों को भी अच्छी लगे। ये किताब जब मैंने लिखना शुरू किया तो अपनी लाइफ में जो कठिनाई 21 साल की उम्र में फेस करी थी, उसको आगे बताने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन लिखते लिखते एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को लाइफ में परेशानी हर समय मिलती हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। तो इस किताब में उन परेशानियों को उनसे जीत के आगे बढ़ना, एक उम्मीद, जब तक मैंने ये किताब ख़त्म करी तब तक मेरा वो नज़रिया हो गया था। तो बाकी अब जो याद था, जैसा था लिख दिया है, अब
देखें क्या रिस्पॉन्स होता है। 15 साल हो गए आज उस घटना को, है ना। आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अप्रैल चल रहा है, जी और ये घटना 11 अप्रैल 2010 की है, जी जब सोमालियाई डाकुओं ने, समुद्री डाकुओं ने आपके जहाज़ को घेर लिया। अफ्रीकाना नाम था उसका। जी हाँ। देखिए, हम तो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं और कुछ वायरल वीडियोस होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे कई बार देख लेते हैं कि कैसे डाकू आ रहे हैं, किसी जहाज़ का पीछा कर रहे हैं। जहाज़ में से कुछ अंदर से, आप लोग उसको, आप नाम तकनीकी आपको पता होगा, किताब में है वैसे, पानी छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा दूर हो जाती है नाव। कई बार अब तो गोलियां भी चला सकते हैं। 2010 में कुछ भी नहीं था ऐसा कि आप कुछ भी नहीं कर पाए और डाकू आपके जहाज़ तक पहुंच गए। देखिए 2010 में काफ़ी नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहे थे धीरे धीरे। हम्म, जैसे 2010 के बाद, उसके पहले भी कुछ कंपनीज सिक्योरिटी गार्ड्स रखना शुरू कर दिया था, कुछ कंपनीज इम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसीजर प्रोसेस था। वो इतना ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जैसे हर एक कंपनी, जैसे आज के टाइम पे पायरेसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम पे मैंडेटरी हो गया है कि हर एक कंपनी जिनका जहाज़ उस एरिया से ट्रांजिट कर रहा है तो वो गार्ड्स रखें। लेकिन क्योंकि उस समय में ये इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो वो धीरे धीरे कंप्लायंस में आ रहा था, और यही था कि हम उस कंप्लायंस से पहले ही पकड़े गए। तो अब उसको जो होना था उसको अब फिर कौन टाल सकता था, वो वाली बात थी। अच्छा, जब ये करियर आपने चुना तब कुछ आइडिया तो रहा ही होगा, और उस रूट पर जब आप जाने लगे तब तो आइडिया मिला ही होगा। तब तो खूब घटनाएं होती थी कि समुद्री डाकू कैसे होते हैं, क्या करते हैं। हमने तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा था उन्हें। बहुत रोमांटिक छवि है उन लोगों की, है ना, और बड़ी रहस्यमयी सी छवि है। पर आप तो 331 दिन तक आमना सामना कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप वो बताएं कि हकीकत में कैसे होते हैं। देखिए ये इंडस्ट्री तो बहुत ही गिविंग इंडस्ट्री है। आज के टाइम पे दुनिया का 90% ट्रेड शिप्स के थ्रू होता है हर एक कमोडिटी में। तो इट इज़ अ टफ जॉब फॉर श्योर। आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम, यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू मेक डिसीजंस, चाहे आप किसी भी रैंक पे जहाज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके भी अप्स एंड डाउन्स हैं। उस टाइम पे कुछ और थे, आज के टाइम पे कुछ और है। हमारे टाइम पे पायरेसी पीक पे थी, इस बात का हमें अंदाज़ा था। इनफैक्ट किताब में एक इंसिडेंट भी है जब मैं अपने कलीग के साथ सुबह की चाय पी रहा हूँ और वो कुछ दरिया में स्पॉट करता है, पर फिर वो बात ऐसे ही रह जाती है। इट वाज नॉट समथिंग वरीसम एट दैट टाइम। तो लेकिन जब एक्चुअली में ये हुआ, तो अगर हम लोग उस टाइम पे, अगर हमारा जहाज़ स्टीम कर रहा होता या सेल कर रहा होता, तो ये सिचुएशन अवॉइडेबल हो सकती थी, या एटलीस्ट ये डिले हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इंजन में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से हम एक ही जगह पे ड्रिफ्ट कर रहे थे। ड्रिफ्टिंग बोलते हैं इसको, कि आपके पास कोई मशीनरी पावर नहीं है, आप बस लहरों पे मूव हो रहे हैं। तो वो काफ़ी बार होता है जहाज़ों में। आप उसको टेम्पररी रिपेयर करके, थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, बड़े इंजन होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है। तो बस वो 1-2 घंटे की बात थी जहाँ पे सब कुछ बदल गया। तो 11 अप्रैल 2010 को ये स्थिति थी आपके जहाज़ की जी कि उसका इंजन फेल हो गया था, जी और आप टेम्परेरीली उसको ठीक करना चाह रहे थे, जी लेकिन इस 1 घंटे के बीच में जी उन डाकुओं को मौका मिल गया। जी अगर वो इंजन फेल ना होता तो मे बी स्पीड की जी वजह से, या फिर आप लिख रहे हैं शायद किताब में कि लहरें इतनी तेज होती हैं जी कि जहाज़ के पास पहुंचना मुश्किल जी होता है। लहरें, स्पीड, हमारा जो वाटर लाइन से जो डेक लाइन तक की हाइट थी वो भी काफ़ी बड़ी हाँ। थी। तो चलते हुए जहाज़ में चढ़ना इतना आसान नहीं हो पाता है। और मेन बात यह है कि आप वो पूरा इंसिडेंट डिले कर सकते हो। अगर आपके पास 15-20 मिनट भी आपने उसको डिले कर दिया, तो आसपास की जो पेट्रोलिंग फोर्सेस होती हैं, क्योंकि उस एरिया में पायरेसी की वजह से नेटो, यूकेएमटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने शिप्स, काफ़ी कंट्रीज़ ने वॉलंटरली अपने शिप्स वहाँ पे, वॉरशिप्स पेट्रोलिंग के लिए रखे थे। तो आप एक एसओएस कॉल करके वो आपको असिस्टेंस दे सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू डिले द प्रोसेस। हमारा वो प्रोसेस डिले नहीं हो पाया, वो लोग आए और चढ़ गए।
तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए उसके बाद। तो मतलब 2010 में जितने जहाज इस रूट पर चलते होंगे, और आप तो सेशल्स और सोमालिया के बीच में थे ना, तो जितने जहाज उस वक्त चलते होंगे वो बस इस भरोसे चलते थे कि ये जो घूम रहे हैं दूसरे जहाज वो हमें बचा लेंगे। अपने अंदर कुछ नहीं था। मतलब मैं ये बात सोच के थोड़ा सा परेशान हूँ कि इतना करोड़ों अरबों का माल चढ़ा जा रहा है, ऐसे रूट से हम निकल के आते हैं, और हमारे पास जहाज में ना कोई बंदूक है, ना उन्हें डराने के लिए कुछ चीज़ है, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जो काफ़ी लोगों को एक ये कन्फ्यूजन है कि मर्चेंट नेवी और नेवी बहुत सेम प्रोफेशन है। मैं अगर लेमैन की बात करूँ तो जैसे जब तक मैं इस इंडस्ट्री में आया तो काफ़ी लोग सोचते थे कि अरे ये तो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये नेवी में कैसे चला गया। बट दीज आर वेरी टू डिफरेंट प्रोफेशंस। हम लोग एज मर्चेंट नेवी वी आर नॉट ट्रेंड टू डील विद वेपन्स एम्यूनिशंस। वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। वी आर ट्रेन टू कैरी कार्गो, वी आर ट्रेन टू कैरी गुड्स, एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप किसी नॉर्मल आदमी को बंदूक थमा दें अपनी रक्षा करने के लिए। ज़मीन पे भी वही लॉ है, राइट, कि हर कोई बंदूक नहीं रख सकता। इस वजह से जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहे थे कि इसको कितना सेफ रखा जाए कि मर्चेंट जहाज पे बंदूक हो, और उसमें जब तक वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ तब तक हमारा अकेला की नहीं, काफ़ी जहाज थे जो हाईजैक हो गए थे। उसके पहले हो गए थे, उसके बाद भी हुए, हमारे बाद भी हुए। तो अभी तक हुए हैं। हाँ, अभी रिसेंटली पिछले कुछ साल तक, पहले एक पिछले इंसिडेंट साल हुआ भी था। जी जी हुई जी, है एक घटना। एक वेसल पे जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी, और जी, वो तो हमारे यहाँ से एक एग्जैक्टली नेवल शिप गया था एग्जैक्टली पूरा। एग्जैक्टली। तो अभी भी कुछ जहाज जाते हैं जो गार्ड्स नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये पूरा एक कमर्शियल एंगल हो जाता है इसमें भी ना, कि एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल पीपल, और पूरा ट्रेड की इकोनॉमिक्स भी उस पर फिर फ़र्क करती है। तो जो कभी आपको उतना ज़्यादा हायर नहीं मिल पाता है कि आप इतने एडिशनल कॉस्ट रखें, या किसी ओनर का कॉल होता है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डिसीजन एट टाइम्स। उस वजह से अभी भी अगर आप देखें तो इंसिडेंट्स के अप्रोचेस के इंसिडेंट्स अभी भी होते हैं कि अननोन बोट्स वर अप्रोचिंग अ वेसल। ये सब आता है, अगर आप फॉलो करें इसको बहुत थरोली तो ये सब आता है। बट क्योंकि आर्म गार्ड्स ऑन बोर्ड हैं अब, विच इज़ 95% 98% ऑफ द शिप्स रखते हैं आर्म गार्ड्स, और उस वजह से हाईजैकिंग जो इसका जो कन्वर्जन, पायरेट्स की तरफ से जो कन्वर्जन रेशियो बोलेंगे, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गया। ये है। तो ये जो जहाज था जिस पर आप थे, अफ्रीकाना, इसके मालिक कौन थे? जी, इसके दुबई बेस्ड ओनर थे, यूएई बेस्ड ओनर थे, इंडियन ओनर्स थे। इट वाज नॉट अ वेरी बिग ओनरशिप कंपनी। उनके भी 3-4 जहाज़ ही थे जो इसी एरिया में ट्रेड कर रहे थे। बट काफ़ी बार होता है कि लोग डायरेक्टली ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल रख लेते हैं। इसमें किताब में भी लिखा हुआ है कि फैमिली इमोशंस हर जगह आ ही जाते हैं। हम जब गए थे, जब हम हाईजैक हुए थे, तो हमें भी लगा था कि यार ये 3 दिन 5 दिन महीना, बट किसी को इतना नहीं उम्मीद थी कि 11 महीने खिंच 11 जाएगा। तो फैमिलीज की तरफ से एक अलग प्रेशर होता है ओनर्स की तरफ। बट अगर आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं और वो आपकी सुन ही नहीं रहा है, तो आप कितना ही नेगोशिएट कर लेंगे, वो वाली बात हो जाती। तो आई वुडेंट से कि कोई ऐसा ओनर है जो नेग्लेक्ट करता है इसको, बट अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं, आई थिंक हमारे ओनर ने भी किया उतना, बल्कि उससे ज़्यादा ही किया, मुझे तो लगता है। बट ये बातें बहुत खुल के नहीं आती हैं बाहर। तो आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, शिप्स पे भी कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है कि आप इमीडिएटली यू कैन बी कनेक्टेड टू लैंड, टू शोर, टू फैमिलीज, टू योर होम्स। 2010 में इतना अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, जी, है ना? इंटरनेट था नहीं, आपके बिल्कुल पास सिंपल सा मोबाइल था बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त। तो ये जो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो इट इज़ बिकमिंग ईजियर ऑल्सो। बट हाँ, आई मीन ओनर, आई वुड से कि उन्होंने ही डिड हिज बेस्ट। शिप पर कितने लोग थे उस दिन? क्रू तो हमारा 24 का था, 24। 24 पीपल। जब अटैक हुआ तो इनिशियली
4 लोग आए थे और चारों बंदूकों के साथ थे, तो वो 24 पे भी भारी थे। और दिन था? जी, संडे था। संडे यूजुअली जहाज़ पे काम नहीं होता है, बिरयानी डे बोलते हैं संडे को। बट क्योंकि हम सीशेल्स से निकले ही थे, तो हमको थोड़ा बहुत कार्गो चेक करना था, नॉर्मल रूटीन जो होता है। बट संडे को आपको किसी भी काम के लिए कहीं पे भी बुला लें तो बुरा तो लगता ही है। तो सीधी बात है। तो वही नॉर्मल अपना रूटीन चल रहा था। मैं एकदम फॉक्सिल पे था, फॉरवर्ड पार्ट। आम आदमी को मैंने बताने के लिए डिस्क्राइब किया है कि टाइटैनिक पे जहाँ जैक और केट खड़े हुए थे, जहाँ उन्होंने हाथ फैलाए थे, बिल्कुल उस जगह थे। उस जगह पे मैं था। बट वो हाथ फैला रहे थे और मैं सेफ्टी ग्लव्स पहन के लैशिंग चेक कर रहा था। बट बहरहाल संडे का दिन था, एवरीथिंग बहुत ही नॉर्मल जा रहा था। पता था इंजन ब्रेकडाउन हो रखा है, बट दिमाग में ये था कि हम लोग सीशेल्स के करीब ही हैं। कुछ दिन पहले ही हमारी पायरेसी ड्रिल भी हुई थी। तो मतलब जब लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, सब कुछ बहुत काम और कंफर्टेबल चल रहा होता है, तो अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है, लेकिन हम उसकी उम्मीद नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो बिल्कुल आशंका नहीं थी नहीं कि ऐसा बिल्कुल कुछ हो भी- जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। भी नहीं। और इन 24 लोगों में मैं पढ़ रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे, है ना? आप इंडियन थे जी। और सबसे बड़े अफसर आपके जो है वो पाकिस्तानी थे। नहीं, हमारे कैप्टन जो सबसे बड़े अफसर थे वो इंडियन थे। वो इंडियन थे। लेकिन अब जहाज़ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, नेविगेशन, डेक और मशीनरी डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके रैंक्स भी अलग अलग होती हैं। तो हमारे जितने भी मेजॉरिटी जो नेविगेशन ऑफिसर्स थे वो इंडियंस थे। एक हमारे चीफ ऑफिसर जो सेकंड इन कमांड होते हैं वो पाकिस्तान से थे। इंजन डिपार्टमेंट सारे पाकिस्तानी थे, तीनों इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन, और बाकी जो आपका क्रू होता है, जो एबल सीमैन, ऑयलर्स, जो आपका जो बाकी क्रू होता है, वो हमारा तंजानिया से था। सो वी वर अ मिक्स ऑफ 3 डिफरेंट कल्चर्स। जिसमें कुक भी तंजानिया से थे। जी, कुक भी तंजानिया से थे। वी वर अ मिक्स ऑफ 3 डिफरेंट कल्चर्स। और काफ़ी सारे जहाज़ों पे ऐसा ही होता है। इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ फॉरेन ओन्ड शिप कि आपको एक ही नेशनैलिटी का क्रू मिलेगा। हर जगह हर नेशनैलिटी की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं और मिक्स क्रू हमेशा होता है। आप बहुत जूनियर थे उस वक्त? जी जी, मेरा पहला जहाज़ था और मैं एज अ कैडेट, बोलते हैं रैंक जो होती है, आपका पहला ही एज अ जहाज ट्रेनी। था? जी। बाकी जो लोग थे उन्होंने तो काफ़ी वक्त बिता लिया था, उनमें से किसी का भी एक्सपीरियंस आपने बात की होगी, कभी नहीं था इस तरह के हमले का? नहीं, ऐसा कुछ हमारे क्रू के साथ किसी के साथ नहीं हुआ था, बट हाँ, आगे जानने वालों के साथ हो चुका था, लेकिन वो काफ़ी साल पहले हुआ था। और वो जहाँ तक मुझे याद है, जब वो कॉन्वर्जेसन हो रही थी तो वो 30-45 दिन की बात थी जब वो छूट गए थे, क्योंकि वो उसमें अलग डायनामिक्स इन्वॉल्व हो गए थे। जहाज़ किसी कंट्री का नेशनल कैरियर था, तो इस वजह से चीज़ें काफ़ी तेज़ हुई उसमें काम हो। अच्छा, आप कह रहे हैं ड्रिल, तो ऐसा भी सिखाते हैं मर्चेंट नेवी के लोगों को कि जब ऐसा हमला हो जाए तो उन्हें कैसे बिहेव करना है, क्या कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब एक्शन सिखाते हैं? जी, वो ड्रिल्स हर एक जहाज़ के अपने जहाज़ के डिज़ाइन के हिसाब से ड्रिल्स होती हैं। दीज आर ऑल फिजिकल ड्रिल्स। मेंटली आपको कहीं कुछ नहीं सिखाया जाता कि आपको क्या करना है। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि आप दुनिया का कितना भी महंगा कार्गो कैरी कर सकते हो अपने जहाज़ में, लेकिन सबसे मुश्किल जहाज़ ऑपरेट करना होता है पैसेंजर शिप, जहाँ पे आप फेरीज़, पैसेंजर शिप्स, जहाँ पे आप लाइव कार्गो, इंसानों को कैरी कर, क्योंकि कोई इंसान कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी बाय द बुक अपने काम करता हो, लेकिन कभी भी किसी इमरजेंसी में या किसी ऐसी सिचुएशन में जैसे हम थे, वो उसका रिएक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। और काफ़ी लोगों के बारे में जिनको साथ मैंने पायरेसी के पहले सेलिंग के टाइम पे समय बिताया और पायरेसी के बाद ड्यूरिंग पायरेसी रादर उनका क्या बिहेवियर था, क्या था, तो ये चीज़ आपको कहीं, आई थिंक, कहीं भी नहीं सिखाई जाती है। ये आपको खुद ही एक अपने आप में
तो फिर क्या था दिमाग में? सिखाता कोई है नहीं, जी आपका तो पहली बार ही था, जी। आपको दूर दूर आइडिया भी नहीं था और कभी बात भी नहीं हुई थी। तो जब पहली बार दर्शन ही हो गए सीधा आमने सामने और बंदूकों के साथ थे वो, तो क्या आया जहन में? पहले कुछ दिन या पहला मूवमेंट तो जैसे, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन फट के हाथ में आ गई थी। डिस्क्राइब किया हुआ है एक एक इंसिडेंट। जब मेरी उनसे नज़र मिली, उन्होंने देखा कि वहाँ से लोग देख रहे हैं, उन्होंने गन पॉइंट्स करी, तो आपको तो लगता है कि गोलियां ही चलने वाली हैं, आपकी तरफ ही चलने वाली हैं। तो आप जहाँ पे भी शेल्टर ले सकते हो, कवर ले सकते हो, आपने लिया। जो हमारा सेफ रूम था, मेजॉरिटी ऑफ द क्रू वहाँ पे था, लेकिन जब तक बाकी क्रू वहाँ जाने लगा तब तक वो लोग आ गए थे ऑन बोर्ड, क्योंकि जब से इमरजेंसी अलार्म बजा था और जब तक वो चढ़े जहाज़ पे, बहुत कम, बहुत ही विद इन मिनट्स, क्योंकि हमारी सिचुएशन वैसी थी। पर एक बार वो ऑन बोर्ड आ गए तो आप हार्डली कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम जहाज़ मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो ऑन बोर्ड हैं और पैनिक इतना क्रिएट हो गया था, माइट एज वेल जस्ट लिसन टू द मैन हु हैज़ अ गन और उसको फॉलो करें। कभी कभी हीरो ना बनना भी अच्छी बात होती है। तो इनिशियली तो यही, इसी दौरान इसी मेंटालिटी से एक एक दिन काटा। फिर जब सोमालिया पहुँचे तो वहाँ पहले समझा कि क्या होने वाला है, ये लोग क्या चाह रहे हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा। और कल्चर शॉक तो था ही, बिकॉज़ जब हम अपनी, जहाँ से हाईजैक हुए थे, जिस पोजीशन से निकले और जब तक सोमालिया पहुँचे, 4 दिन, 4.5 दिन का पैसेज था वो। पहुँचने के बाद कम से कम 40-50 लोग होंगे उनकी तरफ से जहाज़ पे, जैसे मेला लगता है ना कि एक हाथी आ गया गाँव में। हाँ, और सामान भर के हाथी आ गया गाँव में, वो वाली बात थी। तो हम लोग का कुछ जो हमें बोला गया था कि आप यहाँ रहें, यहाँ आपके सोने का एरिया है, इस एरिया से आप बाहर नहीं निकलें, आप बाहर ओपन डेक पे नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग पहले कुछ महीने हमने वो सारी बातें बिल्कुल अपनी तरफ से, कोई होशियारी, बिना कोई होशियारी दिखाए करी। क्योंकि हम लोग के सोमालिया पहुंचने के दौरान एक वॉरशिप हमें पीछे से एस्कॉर्ट कर रहा था, जो हम सोच रहे थे कि बचाने आ रहे हैं। कुछ होगा रात को। तो उस उम्मीद में सोए तो थे, लेकिन जब सुबह उठे तो कुछ चेंज नहीं था। इसका जवाब किताब में भी नहीं है शायद। कि हुआ क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बस एक मैं तो डिस्टेंस पे सोचता रह गया कि अब शायद बच जाते, लेकिन वो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि अगर लाइव्स एट स्टेक है, ह्यूमन लाइव्स एट स्टेक हैं, तो नोबडी, कोई नहीं घुसेगा। तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया नहीं, बचाने का भी, उन्होंने हमारी जिंदगी बचाने के लिए रिस्क निकल गए नहीं चुपचाप। लिया। ये वाली बात थी। अगर सिचुएशन दूसरी होती, शायद अगर हम लोग बंधक नहीं हुए हुए होते, हमारा जहाज़ चल रहा होता और हम लोग अपने रूम में, सेफ रूम में घुस गए होते, तो शायद कर सकते थे। क्योंकि उसके बाद हुआ है ये काफ़ी जगह, काफ़ी वेसल्स पे। अभी जो मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, उसमें वॉरशिप ने ही, फोर्सेस ने ही क्रू को रेस्क्यू किया। लेकिन उस टाइम पे बहुत रेयर था ये, बहुत रेयर था। तो 4 साढ़े 4 दिन सोमालिया जाने में लगे। जी, तो ये ऐसे माना जाए कि वो 4 साढ़े 4 दिन सोमालिया से निकल कर जहाज का अपहरण करने आए थे। वो इतनी दूर होते हैं समुद्र तट से, अपने देश से, छोटी हाँ छोटी नाव में। हाँ, मुझे तो लगता है वो लोग उससे भी ज़्यादा दिन उन्होंने लगा दिए थे इतना आगे आके। क्योंकि जिस जिस हालत में जब वो हमारे जहाज़ पे चढ़े, तो इट वाज, मतलब आप उसमें देख सकते हैं कि शायद उन्होंने कुछ बेरली कुछ खाया होगा पिछले 2-3 दिन से, या उससे भी ज़्यादा। जैसे ही उनके हाथ में कुछ खाने को लगा तो टूट पड़े थे। कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, इनफ टू कवर देमसेल्व्स,
लेकिन जिस हालत में आए, नंगे पाँव, खाली एक चीज़ उनके पास थी जो उनकी बंदूकें थी, जो विच वॉज नॉट डैमेज और एनीथिंग एल्स। बट हाँ, पर ये लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं बाहर, जहाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, अप्रोच करते हैं, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है तो फिर वापस अपनी मदरशिप में आ जाते हैं। मदरशिप जो इनका होता है वो थोड़ी सी बड़ी बोट्स होती हैं, विच आर केपेबल ऑफ डूइंग इंटर कंट्री मूवमेंट्स। उस मदरशिप से ये फिर अपनी छोटी बोट्स निकालते हैं जब जहाज़ के करीब पहुंच जाते हैं, और फिर वो आखिरी का जो स्ट्रेच होता है वो इन छोटी बोट, स्पीड बोट से वो पूरा करते हैं और जहाज़ के करीब आते हैं, फिर जहाज़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए तो मुझे लगता है कि वो लोग, और मदरशिप वो इसलिए भी पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि फिर रेडार्स में वो डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटी बोट्स आपके रेडार में इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं। ओके, तो वो इसके बीच में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा है मैंने, घटना तो बहुत रोचक है। इनफैक्ट जब वो पूरी तरह से आते हैं, आप लोगों को बंधक बनाते हैं, उसमें भी कई चीज़ें हुई हैं, पर मैं सब कुछ इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि किताब भी तो बेचनी है मैं। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पॉडकास्ट कौन देखेगा। बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा मेरी ये भी है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की होगी, कि जब आप लौटे, मतलब लौटने मतलब वो लौटे और आप उनकी धरती पर पहुंचे, जो सोमालिया है, देश है ना, कभी अफ्रीका का बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है वो, और आज बहुत कुख्यात हो गया है। उसके अपने कारण हैं, जियोपॉलिटिक्स उसके पीछे। तो जब आप पहुंचे तो आप ज़मीन पर पहुंचे या समंदर में ही थे? कितनी दूर थे ज़मीन से, अगर समंदर में थे? तो वो लोग हमें ज़मीन पे तो नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके, जहाँ तक मुझे उनके साथ 11 महीने स्पेंड करके जो मुझे समझ में आया, ना मैंने इस पर कुछ रिसर्च करी है ना कुछ, बट जो मेरे उनके कॉन्वर्जेशंस के साथ जो हमारी होती और थी, कॉन्वर्जेशन भी ऐसी कि ना उन्हें आपकी समझ में आ रही है, ना आपको उनकी ज़्यादा। हाँ, पर उनमें कुछ लोग थे जो काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश बोल सकते थे और कम्युनिकेशन हो जाता था हमारा। तो वो हमें शोर पे, ज़मीन पे तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन ये था कि हम जिस जहाज़ पे आए थे वही जहाज़ पे हम रुके हुए थे। ज़मीन से तकरीबन 2-2.5 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पे हमने एंकर कर दिया था। जब नॉटिकल माइल्स बोलते हैं तो इसे किलोमीटर में क्या? किलोमीटर पे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 1 नॉटिकल माइल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स डिस्टेंस की दूरी पे है। मैंने बहुत दरिया छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो आई कुड बी रॉन्ग, बट समवेयर अराउंड दिस। ठीक है। ये है। तो हम लोग जब जहाज़ पे ही थे, तो शोर, मतलब एक होता है आपको शोर लाइन दिखती है, आपको बीच दिखता है, वहाँ पे बस बंजर ज़मीन जितना हमें अपने जहाज़ से दिखता था, कुछ मूवमेंट नहीं। रात को उतना ही अंधेरा जितना आपको आउट एट सी समंदर में दिखता है, बिल्कुल कोई लाइट नहीं। मतलब एक चीज़ जब बोलते हैं ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल वो वाला सिचुएशन। और जब वो लोग आए जहाज़ पे, तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हाथी आ गया है गांव में, तो बिल्कुल उसी इंटेंशन से जो जो उनको दिखा, जो जो वो अपने हाथ में ले जा सकते थे, जेबों में ले जा सकते थे, अपनी बोट्स पे ले जा सकते थे। तो पहले 3-4 महीने तो ये चला, लूट चलती रही। हाँ 3-4 महीने चलता रहा वो, क्योंकि वो लोग भी शिफ्ट्स में काम करते थे। ओके, ऑर्गेनाइज्ड है हाँ हाँ, प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10-15 दिन एक ग्रुप रहेगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि जो लूट कर लाया वो मालिक हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो रिक्रूट्स हैं, आप हाँ, ले आए, ठीक है, आपका काम exactly, हो गया, अब बाकी लोग अपने काम पे लगेंगे। एग्जैक्टली। जो जिसने हाईजैक भी किया, जो पार्टी अपने आप को ज़्यादा रिस्क करके जो बाहर गई, वो थोड़ा सा उनका ग्रेड ऊपर है। जो जिन्होंने अपना KPI इसी पे सेट किया हुआ है कि वो जहाज़ तक ही जाएंगे, उसी पे रहेंगे, उनका ग्रेड थोड़ा नीचे, और उस हिसाब से आई थिंक उनको पर डे पेमेंट्स वगैरह भी मिलती ही होंगी। तो अवेयरनेस उन लोगों की, उनमें से जो कुछ लोग थे काफ़ी अवेयर और इंटेलिजेंट भी थे, उनको पूरा अफ्रीकन कोस्ट और रेड सी और पर्शियन गल्फ में जो जो कंट्रीज़ पे जो रूट है, सी रूट है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता था। कुछ लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो वो मिक्स ऑफ
बोथ था वहाँ नए रिक्रूट थे। जी 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 जी। कम्युनिकेशन की तो प्रॉब्लम थी, ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन इतने लंबे वक्त जब कोई रहता है तो आपस में थोड़ी बहुत दोस्तियां भी हो जाती हैं, थोड़ी हमदर्दी भी हो जाती है। हुआ ऐसा कुछ शिप पर? हमदर्दी तो नहीं हुई नहीं हुई? ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, बट हाँ प्रोफेशनल थे वो। हाँ बातचीत में हो गई दोस्तियाँ। जो लोग पढ़ेंगे किताब उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग उनके साथ बैठ के चेस खेलते थे। हमने चेस बोर्ड कैसे बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। चेस बोर्ड कैसे बनाया, फिर उनमें से एक बंदा आया जो काफ़ी अच्छा खेलता था। पहले तो हमें लगा कि नहीं जीतेंगे, क्या पता ऑफेंड हो जाए, लेकिन अच्छा खेलता था तो उसने काफ़ियों को हराया। और फिर हम लोग इतना खेलने लग गए कि हम भी उसको हराने लग गए। तो ऐसा नहीं था कि रोज़ कोई तनाव बना हुआ था। पर ये सब चीज़ें इमीडिएटली नहीं हुई। ये सब चीज़ें हुई 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना जब गुजर गया था। क्योंकि हम भी वही चेहरे देखने लग गए जो आते थे। अब हम भी अपने आप से, रादर हम क्या, मैं अपने आप से इस उम्मीद में रह गया कि जितनी पेशेंस बना के रख सकते हो वही आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में हेल्प करेगी एक एक दिन काटने के लिए। आप सुबह उठते हो, आप देखते हो कि आप वहीं सराउंडिंग में आपके सामने वो लोग खड़े हुए हैं, आप रोज़ वही हो रहा है। तो आप इसमें अपने आप को खुद ही ट्रेन करते रहो कि उम्मीद बना के रखो कि ठीक है, आज है, कल है, 10 दिन और है, 1 महीना और है, 1 साल और है। लेकिन हमारे उसमें बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड विल नॉट वेट फॉर यू, दे विल चेंज। वही उम्मीद थी जिससे मैं तो अपना पूरा टाइम काटने की कोशिश कर रहा था और काटा भी। तो हाँ, तो आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब वो तो पहले दिन ही चला गया था। मुझे याद है, मुझे फ़ोन आया था शोर से, मुझे बुलाया गया था कि, तो मैं तो इस उम्मीद में गया था शायद पता नहीं क्यों बुलाया है, तो लैपटॉप का पासवर्ड मांगने के लिए बुलाया था। तो वो तो पहले दिन ही जो चीज़ें जितना आप हाथ में ले आपके जा सकते कीमती हैं, जूते। हाँ जितना आप हाथ में ले जा सकते हैं वो तो चला ही गया था। तो फिर 11 महीनों के लिए करने कुछ था नहीं बेसिकली, फिर इंतजार के अलावा? 11 महीने को हाँ फिजिकली कुछ करने को नहीं था। थोड़ा सा किताबें पढ़ना शुरू करी थी, हमारे कोर्सेज के बारे में, वो बंद करा दी। कुछ नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया था, वो बंद करा दिया गया। बंद पता करा नहीं, दिया? हाँ आई मीन कोई रीज़न नहीं मिला मुझे आज तक उस अभी भी मैं सोचता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं, शायद मुझे लगता है कि जब उनको लगता है कि यार हम नहीं पढ़ सकते तो हमारे सामने कोई पढ़ रहा है तो शायद एक आता है, मे बी मुझे इस वजह से शायद मूवीज़ उनको देखनी होती थी खूब। बॉलीवुड के वो फ़ैन थे, आई थिंक बॉलीवुड का कौन फ़ैन नहीं है, बट वो फ़ैन थे। वहीं तो शिप में देखते थे? हाँ, तो एक शिप पे हमारे टीवी था? शिप पे टीवी था, एक हमारा डीवीडी प्लेयर और एक टीवी छूट गया था। वो उन्होंने छोड़ दिया था? शायद उन्होंने अपने लिए ही अपने छोड़ लिए? दिया था। उस पर उसका रिमोट नहीं था उसका रिमोट कोई ले गया था। खुद ही बदलते तो थे? उसको उस टाइम पे काफ़ी चलता था ये 10 in 1 मूवीज़ और 12 in 1 की डीवीडीज आती थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो सुबह लगा देते थे, शाम तक जो मूवी नहीं देखी वो अपने आप ही आ जाती थी क्योंकि रिमोट नहीं था उसका। चलती रहती थी? चलती रहती वो थी बैठे, आप बैकग्राउंड भी में, वो बैठे? हम भी बैठे, वो भी बैठे। भागने की तो कोई कोशिश कर ही नहीं रहा था? नहीं, भाग भी कहाँ जाओगे, हाँ, कहाँ कहाँ भागो। जाएंगे, इधर तो सोमालिया ही था। हाँ, और उधर दरिया था, उधर दरिया। कितना तैर लोगे। मेरा ख्याल है सलमान खान पसंद था उन्हें। हाँ, सलमान खान, जो कॉमन नेम्स हैं हमारे बॉलीवुड के, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो वो होते ही थे, उनकी पहचान थी उनकी उन्हें। हाँ। पहचान थी। कॉमन नेम्स जो थे वो तो और वो किस्सा जानते। क्या है, जब वो सलमान खान को पहचानते कुछ कह रहा था? किसी कोई मूवी चल रही थी और सलमान खान नहीं, कोई और एक्टर था वो, कोई और एक्टर था, जो कह रहा था कोई एक्ट्रेस थी वो। जब वो कह रहा था, नहीं वो ये भी तो कह रहा था कि सलमान खान राजा है ना इंडिया का। वो तो बातचीत में तो वो तो सब वो तो कौन नहीं कहता है, खैर। लेकिन हाँ, इतनी अवेयरनेस थी उनको कि टॉप एक्टर्स कौन कौन हैं और किन किन की मूवीज़ चलती हैं, एक्शन मूवीज़ किन किन की अच्छी चलती हैं। तो उस वजह से वो
बात हुई थी। खाने पीने की व्यवस्था क्या थी फिर? कुक तो आपके साथ थे, लेकिन राशन तो मेरा ख्याल है खत्म हो गया था। हाँ, तो हमारा हर शिप में आप खाना अपना कैरी करते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं उसको। ये ड्राई प्रोविज़न भी होता है, और ड्राई प्रोविज़न मतलब सब्जियां-वब्जियां जो आप अपने कोल्ड रूम में सेव कर सकते हैं। फिर इसमें फ्रोज़न प्रोविज़न भी होता है, जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गए। उनकी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है क्योंकि फ्रीजर्स में रहते हैं। तो हमारी जितनी भी सब्जियां थी, वो तकरीबन लगा लीजिए आप फ्रेश प्रोविज़न जिसको बोलते हैं, वो 3 हफ्ते मैक्सिमम किसी तरह चला के 3 हफ्ते में ख़त्म हो गया था। ड्राई प्रोविज़न में राइस, दाल, ब्रेड वगैरह जो चीज़ें थी, जो प्रिजर्व जितना कर सकते थे उनको किया, तो वो तकरीबन 2 महीना चला होगा। फ्रोज़न प्रोविज़न 1 महीना और लगा लीजिए। हम कुछ कार्गो लेके जा रहे थे, तो जब कुछ बचा नहीं तो हमने फिर जिसका भी कार्गो था उसको थैंक यू बोल के। क्या था उसमें? कार्गो में मीट प्रोडक्ट्स थे, फ्रोजन अच्छा। मीट प्रोडक्ट्स थे। चलो, एटलीस्ट हाँ, खाने पीने का सामान था। हाँ, बटर जा रहा था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो यूज़ हो सकती थी एज कंज्यूमेबल्स। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है जहाज़ में। फ्यूल भी आप लिमिटेड ही कैरी कर सकते हैं। फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, जनरेटर पे चलती हैं, तो आप इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो चाहे आपके पास कितना भी खाना बचा हुआ हो, अगर कोल्ड रूम ही नहीं चल रहा है तो वो नहीं बच पाएगा। तो 5 महीने के तकरीबन बाद, वो भी जैसे हमारा फ्यूल ख़त्म हुआ, 24 घंटे लाइट नहीं थी जहाज़ पे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर हमें शोर से खाना आता था, वो लोग शोर से भेजते थे हमारे लिए, लेकिन वो मतलब इट वाज जस्ट सर्वाइवल। ऐसा नहीं कि हम जब हमारा खाना था तो हम लोग कोई बहुत लैविश हमें मील सर्व हो रहे थे। बट अगर हम अपने खाने से भी राशन करके सर्वाइवल पे जी रहे थे, तो जो शोर से आने लग गया वो उसका लगा लीजिए और 50% उसको कम कर दीजिए। और दिन में एक बार खाते थे? दिन में एक ही बार खा सकते थे, क्योंकि 3 घंटे आपकी बिजली चलती है, तो उसमें एक ही मील बन सकता है। आप छोटी मोटी चीज़ें कुछ बना के रख लें, ब्रेड बना ली, रोटी बना ली, उसको आप दिन में जब आपको टाइम मिले बाहर कुछ लकड़ियाँ जला के चाय बनाओ और उसके साथ खा लो। तो ये ऐसा हमने अपने आप को सेट कर लिया था कि सुबह रात की एक पीस ब्रेड बचा ली और सुबह चाय के साथ खा ली, और दिन में कुछ नहीं खाया, और फिर शाम को जो मील था जितना भी मिला वो खा लिया। और बस वो जो जहाज़ अफ्रीकाना था उसी पे घूमना, उसी वहीं पे, बैठना, वहीं रहना। हाँ, इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं घूमना वूमना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, और मैंने मेंशन किया है जैसे जैसे किताब में लोग आगे बढ़ेंगे, तो उनकी तरफ से भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टाइम या जहाज़ खड़ा हो जाएगा। वो भी वहाँ सोच पे। रहे थे बात हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जो मैंने मेंशन भी किए हैं, जहाँ तक जो मुझे लगा उस टाइम पे कि वो नेगोशिएशंस थोड़े और प्रोलॉन्ग हो गए, जिस वजह से क्योंकि उनके लिए भी इट वाज एन इन्वेस्टमेंट कि आपने कोई जहाज़ पकड़ा, उसमें आपने 2 महीने 3 महीने का थोड़ा सा खर्चा दिया, और आपका जैसे रैंसम आई, वो खर्चा हटा के जितना आपने सेव किया वो आपका प्रॉफिट हो गया, लाइक एन एनी बिजनेस मॉडल। बट जहाँ पे वो टाइम बढ़ गया, तो उनके लिए भी वो फिर उनको भी चुभने लगा, तो उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग शुरू करी। बंदे कम हुए, खाना कम हुआ, फ्यूल जितना आता था वो कम हुआ, तो बिजली 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा चलने लगी रोज़। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मुश्किलें बढ़ती गई, सर्वाइवल और डिफ़िकल्ट होता गया। तो ये मौसम वहाँ गर्म था? मौसम गर्म था, लेकिन क्योंकि आसपास इतना खुला था तो हवा चलती रहती थी। तो जिस दिन हवा चल रही है, आपने अपने सारे विंडोज़ खोले हुए हैं, तो हो रहा है। बीच बीच में कभी बारिश हुई, मानसून का भी टाइम निकला। उस दौरान कभी घर वालों से कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार बीच में एक इंसिडेंट आया था जो मैंने मेंशन किया है कि इन्होंने खुद ही हमारे घर वालों को फ़ोन करने को बोला था, लेकिन वो बहुत एज अ मतलब डराने के लिए, प्रेशर देने के लिए करवाया था। तो उसमें मैंने चूज़ किया कि मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अच्छा जी, उधर वाली पार्टी को, ताकि हाँ, नेगोशिएशन एग्जैक्टली जल्दी हो, समाप्त हो। एग्जैक्टली ओके, कि भाई हमें कि बचाओ। हाँ, कि हम तो उस पे तो मैंने कुछ लोगों ने किया। काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने किया।
काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी करके अपने घर वालों को इतना भी मैसेज दे दिया कि चिंता ना करें, हम ठीक है। इनडायरेक्टली वो मैसेज दिलवा दिया लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बात। जैसे हमारे साथ इंडिया के काफ़ी लोग थे, उन्होंने हिंदी में बात करी है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करनी कि भाई हमारे घर वाले इंग्लिश नहीं बोल सकते। बट मैंने वो खुद एक उस टाइम पे पर आपको ये decision तो लिया। पता ही था कि एटलीस्ट सूचना तो घर में मिल ही गई होगी जी बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल, कहाँ हूँ और बिल्कुल, क्या हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 11 महीने थे, इसमें कभी भी कोई भी ऐसा मौका भी आया क्या जब ये लगा कि हम में से किसी की जान जा सकती है? काफ़ी मौके आए, काफ़ी बार हुआ कि हमारे सर पे बंदूक रखी गई, काफ़ी बार हुआ कि मेरे सर पे बंदूक रख के लोड करी गई। और ये होता रहता था बीच बीच में। जब भी टेंशन, प्रेशर, हमें डराना धमकाना करना होता था, तो ये काफ़ी होता था, काफ़ी हुआ है, मेरे आप लोग साथ तो हुआ है, ऑलरेडी मेरे डरे हुए colleagues। थे, चुपचाप सब मान ही रहे थे, फिर क्या नहीं, था? लेकिन क्या होता है ना कि जब भी आपको उनको और नेगोशिएशंस वाली बात होनी होती है, तो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कप्तान थे, वो भी ओनर से बात करते हैं। अच्छा। तो तब अगर आपने किसी को थोड़ा बहुत टॉर्चर किया है, उनके बंदों को हाथ पांव बांध के उनको रखा हुआ है, तो उसको भी पता है कि भाई मेरा क्रू है, क्या हालत हो रखी है मेरे क्रू तो की। कप्तान पर तनाव बनाने के लिए। जी, पूरे क्रू पे तनाव बनाने के लिए, हम्म। ताकि कप्तान पे तनाव बने जब ओनर से बात हो रही है, और वो ओनर को बोले कि इनकी डिमांड्स और डिमांड क्या मानी थी? जाए। रैंसम थी, कुछ $1 मिलियन की बात चल रही थी। फिगर्स मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर लेवल पे बात चल रही थी, लेकिन इतना पता है कि जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उतना तो हम कार्गो भी नहीं कैरी कर रहे थे, एसेट वैल्यू भी नहीं थी उतनी। हाँ, अगर इंसान की कीमत लगाएं तो उसकी कोई कीमत नहीं है, तो शायद उस हिसाब से। पर इसमें होता क्या है? क्या कंपनी पे करती है, देश पे करते हैं, कौन करता है? क्योंकि देश तो बहुत सारे इन्वॉल्व थे, मिलजुल के करते हैं, क्या होता है? नहीं, देश, गवर्नमेंट्स पे करना प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट ने पे कर दिया तो फिर वो एक हैबिट हो जाएगी कि हम उसी नेशनैलिटी के लोगों को पकड़ के वो हमारी बात मानेंगे। यूजुअली इंश्योरेंस आता है पिक्चर में, और अगर ओनर्स अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो वो करते हैं, तो इट्स मोस्टली इंश्योरेंस एंड ओनर्स जो ये करते हैं। लेकिन उसका भी एक आपने कोई चीज़ इंश्योर करी है, फॉर एग्जांपल मैं इसका 1 लाख रुपए मांगूंगा तो आप नहीं दोगे, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है, एज है, लाइफ है। इस वजह से जो इनिशियल वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, जहाँ तक हमें जो बाद में मालूम पड़ा, या आपस में जो बात होती थी जो मालूम पड़ा था। और नेगोशिएट उधर कंपनी कर रही थी। हाँ, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंटेड था, और एक और इनका। एक इनका, जिसका काफ़ी मेंशन है बुक में, जो सबसे साफ इंग्लिश बोलता था उनमें। और उसने पूरी कोशिश करी कि वो हमें कॉन्फिडेंस में ले ले कि वो हमारा दोस्त है। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पे तो हम मुस्कुरा के बोल देते थे, लेकिन पता था कि कौन कितना पानी में है। और तो इन 11 महीने में कभी ये महसूस भी हुआ कि गलती कर दी इस पेशे में आके? अब तो आप बोल सकते हो, आपने पेशा भी छोड़ ही दिया है। नहीं, मैंने सेलिंग छोड़ दी है, लेकिन मैं अभी भी इंडस्ट्री में हूँ। हाँ। मैं कमर्शियली बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। मैंने सेलिंग छोड़ दी है, क्योंकि मैं अब ये भी छोड़ देता तो मैं पता नहीं क्या करता फिर। अपनी पढ़ाई होगा, स्टार्टिंग में जो मेरी जर्नीज journey रही है। जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, तो अगर मैं ये भी छोड़ देता तो फिर तो पता ही नहीं क्या नहीं, उस होता। पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन कभी तो 11 महीनों में किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ, ये वाली ये बात तो तो नहीं है। कभी ना कभी आता है दिमाग में, भाई सब इंसान है, हाँ, कि काश नहीं आता, ये काफ़ी बार आता था ये। क्योंकि घर वाले और सब तो एग्जैक्टली काफ़ी बार आता था, और ये एज एन इंडिविजुअल नहीं आता था, लेकिन ये तब आता था कि जब आप कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको आपके घर की, आपके पेरेंट्स की, आपके लव्ड वंस की बहुत ज़्यादा याद आती थी। और वो होता था, इट इज़ वेरी नेचुरल, कि आपको पता ही नहीं है कि यार कौन ज़िंदा है घर पे और कौन नहीं है। आपको तो पता है आप यहाँ ज़िंदा हो, लेकिन पीछे कौन ज़िंदा है कौन नहीं है। तो लगता था कि शायद कुछ पुराने डिसीजंस सही ले लेता लाइफ में तो शायद आज यहाँ नहीं होता। ये भी लगता था कि शायद कुछ अपनी तरफ से कहीं कुछ भरना होगा, तो शायद इस वजह से वो अभी कट रहा है। कट रहा है।
कहीं का कुछ लिखा हुआ होगा। तो जब आप मैंने तो ये रियलाइज़ किया है कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप बस एक जगह पे बैठे हुए हो, आपके सामने भी कुछ नहीं है, बस चारों तरफ से आप समंदर। आई थिंक जितने साफ ख्याल आप मेरे दिमाग में तब आए थे, वो मुझे आज तक कभी नहीं आए, उसके बाद भी नहीं आए। जब मैं वापस दुनियादारी में आ गया उसके बाद भी उतनी क्लैरिटी कभी नहीं आई। इन 331 दिनों में कभी कोई पल जो लगता हो कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था, बाद में रियलाइज़ किया होगा, एनालाइज़ किया होगा? वहाँ तो हर दिन मुश्किल था, फिर भी हर दिन मुश्किल था। हर दिन एक नया चैलेंज था। वो 24 घंटे काटना ही खुद में एक चैलेंज था कि आप एक दिन पर इंसान खुद एक सर्वाइवल स्किल्स डेवलप कर ही लेता है। मैं इसको एक रिलेट करूँगा किसी चीज़ से। आई एम अ डॉग ओनर, मेरे घर में एक पेट है। तो मैं देखता हूँ कि जितना भी हम उसको घर का खाना देते हैं, उसका हेल्दी फूड उसके लिए रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो बाहर जाके कुछ खा ही लेता है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हम डर जाते हैं। लेकिन वो उनका नेचर है, वो तो हमने उनको पेट्स बना लिया है, लेकिन इट इज़ देयर नेचर टू लिव इन द वाइल्ड। इंसान भी पहले वैसे ही रहता था। तो जब आपका समय आपको ऐसा समय दिखाता है, चाहे वो किसी भी, मैं तो जहाज़ पे था, मेरे साथ अलग सिचुएशन चल रही थी, लेकिन लाइफ में भी जब किसी की कोई ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम आ रही होती है, इनिशियली आप बहुत एजिटेटेड होते हो, यू वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम आप उस सिचुएशन में ब्लेंड होके पेशेंस आपकी बहुत डेवलप हो जाती है, जिससे आप या तो आप बोलते हो कि ठीक है, इसका हल अपने आप ही होगा, अगर मेरे हाथों में नहीं है तो। इफ़ यू बिलीव इन एनी पावर, यू रिलाई ऑन दैट पावर। या आप खुद अपने आप को उसमें जीने के लिए आप अपने आप को वैसा ब्लेंड कर लेते हो कि मैं ये टाइम गुजार लूँ, ताकि मैं आगे का टाइम जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसमें पहुँच पाऊँ। तो आई थिंक मैंने ब्लेंड कर लिया था अपने आप को कहीं कि अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझे आज किसी की परमिशन लेके वॉशरूम जाना है। ये ईगो लेवल अपना बहुत कम कर लिया था, बहस करना बंद कर दिया था, जो मिल रहा है उसमें सरवाइव करना सीख लिया था, और दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव यादें, अच्छे ख्याल, जो अच्छी मेमोरीज थी घर वालों की वो, और जो आगे जाके अच्छा समय आने वाला था, जब भी आता वो, उसमें उसकी कल्पना उसकी करना। बस। पर कोई और भी था क्रू में 24 लोगों के जो ये नहीं कर पा रहा था? काफ़ी थे। एक हमारा बहुत ही प्रिय हमारे कुक भी थे, जो अनफॉर्चुनेटली फ्रीडम नहीं देख पाए। हमारे रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले ही वो ही गेव अप एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन वो एक फेज़ में आ गए थे, वो एकदम ओवरनाइट नहीं हुआ, वो 3-4 महीने के ही एक वो फेज़ में आ गए थे। मेंटली उनके बिहेवियर में, उनके कम्युनिकेशन में, उनके कॉन्फिडेंस में, वो उम्मीद हर दिन के साथ वो उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। अगर आप उनसे नॉर्मल भी बात करते तो हमारी तो ये उम्मीद थी, ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा, निकल जाएंगे। यहाँ आपने तक तो पार्टी भी की थी एक बार। हाँ, एक मेरे बैचमेट का बर्थडे था, लेकिन 14। वो उससे एकदम इंडिफरेंट हो गया था, मतलब। हाँ, तो आई मीन वो पार्टी तो क्या थी, हम लोग सोमालिया जा ही रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो गर्म बियर पी ली। हाँ, थोड़ी बहुत जो मदिरा बची हुई थी वो हमने कि इससे पहले वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये सब देख के थोड़ा इरिटेटेड भी थे, परेशान भी थे। उन्हें ये भी पता था कि यही रास्ता है, लेकिन वो खुद स्वीकार नहीं कर पाए। खुद से उम्मीद उन्होंने आप में से छोड़ कोई दी। समझा भी नहीं पाया। बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे ये फील होता है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आपने ये दिमाग में डाल ही लिया है कि हमारा कुछ नहीं हो पा, या तो आप अपने आप का बिहेवियर देख के आप देख रहे हो कि मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे फिजिकली मैं वो नहीं हूँ जो मैं था, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से गिव अप कर रहा हूँ, तो आप खुद को एक बार खुद रियलाइज़ करते हो
कि नहीं, मुझे कुछ करना है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। इसलिए मैंने पढ़ा कि आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे थे। जी जी, कुछ ना कुछ कुछ करते ना हैं, कुछ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते हैं। मेंटली, फिजिकली। अगर आप अपने आप को थोड़ा भी व्यस्त रखें, दिन का 1 घंटा, आधा घंटा भी, तो थोड़ा सा वो डाइवर्ट माइंड हो जाता है और आपकी बॉडी थक जाएगी, ताकि आपको रात को नींद आ जाए। दिमाग कब तक काम करेगा? Exactly. एक बार शरीर थका तो नींद आनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप तो बता ही रहे हैं कि नेगोशिएशंस जो है ऊपर चल रही थी, बहुत कुछ आइडिया था नहीं, फिर भी कई बार चेहरे देखकर आइडिया लग ही जाता है कि आज तो बात जो है बन रही है और आज तो बात जो है खराब हुई है। कुछ आइडिया लगता था? ये आइडिया, हमारे कप्तान बहुत प्रैक्टिकल थे। नाम उनका नाम जो उनका उसमें है किताब में? हाँ, उनका जो मैंने किताब में काफ़ी कैरेक्टर्स के मैंने काफ़ी क्या सारे कैरेक्टर्स के मैंने नाम चेंज किए हुए हैं, पर हमारे कप्तान का नाम मैंने कैप्टन रामेश्वर नैथानी रखा है। उसकी मैंने वो नाम क्यों रखा है, क्योंकि हम जहाज़ पे तो हम सबको रैंक से ही बुलाते हैं, किसी को नाम से नहीं एड्रेस करते हैं। जहाज़ की दोस्ती जहाज़ के गैंगवे तक होती है, मतलब गैंगवे जिस पे आप जहाज़ पे चढ़ते हो, उतरते हो। आपको क्या बुलाते थे? मेरे को तो बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा कि अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं ओवरवेट था, तो मुझे एक तंजानिया में नाम स्लैंग था बोंगे करके, मुझे वो बुलाते थे। लेकिन बाकी मुझे कैडेट ही बुलाते थे। जो हमारे बैचमेट्स थे वो तो नाम से ही बुलाते बोंगे थे। कह दिया, मुझे लोग बुलाएंगे बोंगे। अच्छा, और बाकी जैसे एक दूसरे को हाँ, कैप्टन और बाकी इस- जो उनको रैंक से, ऑफिसर्स को सब रैंक से। ठीक। तो जो हमारे कैप्टन का प्रभाव पूरे इंसिडेंट में बहुत मोटिवेटिंग था, स्पेशली हम जो जितने भी ट्रेनी थे ऑन बोर्ड उनकी तरफ, बिकॉज वी कुड बी एज यंग एज हिज ओन किड्स। और उनके लिए हर एक क्रू इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी जहाज़ के कप्तान के लिए। तो ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए, क्रू सेफ रहे, शिप सेफ रहे। तो जब ये बात आई कि हर एक कैरेक्टर्स को नेम करना है, तो मैं आई कुड ओनली थिंक अबाउट कि हाउ कैन आई गिव अ ट्रिब्यूट टू हिम। सो आई हैव टेकन फर्स्ट नेम ऑफ माई फादर्स फादर, माई ग्रैंड फादर, एंड द लास्ट नेम ऑफ माई मदर्स फादर, और मैंने वो क्लब करके उनका नाम रखा हुआ है। पर हाँ, तो जैसे आपने पूछा कि कभी कभी लोगों के एक्सप्रेशन से लग जाता था, तो जो हमारे लेवल के पायरेट्स थे जो हमसे इंटरैक्ट करते थे, मुझे लगता है वो भी उतना ही उनको भी उतने ही ब्लाइंड में रखा जाता था जितना हमको, कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उतनी तक ही रखो। तो वो लोग उनको भी कभी कभी बोलते थे कि भाई तुम्हारी ये लास्ट ट्रिप है, चले जाओ, 15 दिन में जहाज़ निकल जाएगा। तो वो लोग जब आते थे तो वो बोलते थे कि 15 दिन में तुम लोग चले जाओगे या 2 महीने में चले जाओगे। तो एक टाइम के बाद हमने वो इग्नोर करना, क्योंकि वो इनिशियली वो बहुत अच्छी उम्मीद थी कि चलो बात हो रही है, लेकिन इतनी पॉजिटिव उम्मीद के बाद जब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए फिर वो हमने वो बात को, रादर मैंने वो बात को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया कि कोई बोल रहा है कल जा रहे हो, कोई बोल रहा है 1 घंटे में जा रहे हो, कोई बोल रहा है 1 साल में जा रहे हो। ठीक है, जब जाएंगे तब जाएंगे, तब देखेंगे क्या करना है, अभी तो नहीं जा रहे ना। बट हाँ, कैप्टन की जब भी ओनर से बात होती थी तो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैप्टन को भी बोला गया था देने के लिए। जैसे कुक की तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट स्टेज पे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना किया गया था। बस आप इतना ही बोलें कि भाई सब ठीक है, सब जिंदा हैं, आप प्लीज़ इनकी डिमांड्स मान लीजिए। उन्हें वहीं दफनाया गया था? हमारे यहाँ सी बरियल बोलते हैं। हाँ, कोशिश तो पूरी की थी कि उनकी बॉडी प्रिजर्व कर सकें, लेकिन वही जनरेटर वाली बात आ गई थी, पावर ही नहीं था कि उनको कोल्ड रूम में रख सके। बहुत ही कठोर डिसीजन था ये हमारे सीनियर्स के लिए, बट हम जितना भी अपनी तरफ से रिस्पेक्टफुली एवरीबडी इन्वॉल्व्ड उसको कर सकते थे हमने किया। बट हाँ, वो एक वो मूवमेंट और एक और मूवमेंट जहाँ पे बीच में हमारे कप्तान की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये 2 ऐसे मूवमेंट थे जहाँ पे अगर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा कोई तंग करता या पुश करता उस मोमेंट पे, तो शायद हम रिवोल्ट कर देते। शायद हम रिवोल्ट करते उसमें। जो स्पेशली जब कप्तान की तबीयत जब ख़राब हुई थी, तो उस मोमेंट के बारे में मैंने लिखा भी है कि वो सिचुएशन आ गई थी वैसे,
कि अब जो हो सो हो। जो हो सो हो। बट हमारे कप्तान ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वो मैं बोल देता हूँ। आई थिंक उन्होंने बोला था, सेव शिप सेव लाइफ। हाँ। दैट वाज, आई थिंक it was a very small line that he could speak in his capabilities at that moment, in his physical power at that moment. But this one line said everything. And then that calmed us down and got us back. कि थोड़ा और, इतना झेल लिया, थोड़ा और बस कर लो। फाइनली वो दिन जब पैसा आया, हाँ, क्या हुआ था उस दिन? वो दिन इट वॉज एज गुड एज अ फिल्म सीन। अगर मैं बोलूँ तो आज मैं इतना रिलैक्स होके बोल सकता हूँ। तो एक प्लेन आ रहा है, आपके ऊपर चक्कर ले रहा है, और वो एक पैसों से भरा हुआ बैग ड्रॉप कर रहा है, और आपको पता है कि आप, इट इज़ कमिंग टू एन एंड, ये सब ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपके पास आपकी और प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपका जहाज़ ख़राब है। आपको पता नहीं कौन आपको आके यहाँ से निकालेगा। आपके दिमाग में डर है कि ये लोग चले जाएं तो शायद कोई और ना आ जाए, कोई और पार्टी। एग्जैक्टली क्योंकि हम तो उसी हालत में अब हैं जिस हालत में पकड़े गए थे आज से 11 महीने पहले ना। जहाज़ चल नहीं रहा है, इंजन में जान नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं अपने आप को बचाने। अब तो और खराब। तो दिमाग में वो भी थॉट्स थे, बट ये था कि कुछ ना कुछ तो अब यहाँ से अच्छा होना ही चाहिए, ये लेके आगे बढ़े। जैसे ही उन लोगों ने सब कुछ छोड़ा, जहाज से आखिरी बंदा चला गया। वो भी एक काफ़ी फनी इंसिडेंट है, जो आखिरी चीज़ें वो बटोर के ले जा सकते थे सब ले जा रहे, वो भी ले जा रहे थे। और टीवी बचा था, चला गया। टीवी जब तक जहाज पे था तब तक बचा रहा, जैसे ही वो उतरा वो पानी में गिर गया वो उतरते टाइम। तो वो बेचारा जिसका भी था वो, हाँ जिसका भी था वो कभी उस पे सलमान खान की मूवी नहीं चल पाई उस पे। बट हाँ, लेकिन हमारे चैलेंजेस वहाँ ख़त्म नहीं हुए थे। हमको पता था कि ये लोग चले गए हैं, लेकिन अब आगे क्या है। क्या हुआ था? पैसे आए, उन्होंने उठाए, चले गए। पैसे आए, उन्होंने उठाए, वो लोग जहाज पे शिप पर ही, हाँ शिप पैसे पे गिराए थे। शिप नहीं, शिप के थोड़ा सा आगे, मतलब पानी में, दरिया में गिराए थे। पानी में गिराए हाँ, दरिया में गिराए थे। और वो लोग आके वो लेके गए अपने साथ, जहाज पे लेकर आए। आपस में उन्होंने जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा उस दिन किया। मैंने लिखा हुआ है इसमें कि इट फेल्ट लाइक जैसे आप डेली वेजेस वाले लोग नहीं होते जो दिहाड़ी पे आते हैं, मतलब बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ था। हम लोग उनसे दूर थे कि पता नहीं आपस में इनका क्या वो हो और हम बीच में ना फंस जाएं, तो हम लोग उनसे दूर थे। जो बहुत पुराने चेहरे थे वो भी उस दिन दिखाई दिए, जो बीच में गायब हो गए थे, जो नहीं आ रहे थे। तो मतलब उस दिन हिसाब करने के लिए एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाज ऑन बोर्ड। पैसे लेके चले गए। हाँ, और वो लोग आखिर में जो ले जा सकते चले गए, और हमें छोड़ दिया जिस हालत में थे उस हालत में। और फिर अब वही है, वह आगे हमारी दूसरी जंग शुरू हुई कि अब यहाँ से क्या निकले। तो फिर हमने ओनर्स को बहुत फ्रीली बात कर सकते थे उसके टाइम पे, वो सारी छूट थी, तो बताया क्या सिचुएशन है, इंजन की क्या है। सैटेलाइट फोन, तो वो कनेक्शन, अच्छा वो शिप में था। हाँ वो मैकेनिज्म, अच्छा जो भी था, सैटेलाइट फोन का। इस बीच तो सैटेलाइट फोन उन्होंने बंद ही कर दिया था। जब वो लोग आते थे उन्होंने वायर्स निकाल दी थी, तो वी वर नॉट अलाउड टू यूज सैटेलाइट फोन। हम वायर खुद से लगा के भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक डिवाइस थी ब्रिज पे, जो शिप का नेविगेशन एरिया होता है वहाँ पे, और उनका बंदा एक हमेशा रहता ही था वहाँ पे, तो यू कांट यूज़ इट। तो वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किया गया। फिर ओनर से बात हुई, पूरी सिचुएशन तब बताई कि भाई कौन है कौन नहीं है, क्या हालत है, मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर सारे प्लान्स इवैल्यूएट किए, कि कोशिश करी वहाँ से मूव करने की, नहीं हो पाया। एक रात पूरी उसमें, जहाज नहीं चला, मूव नहीं हो पाया, एक रात पूरी उसमें कट गई। फिर आसपास की जो वही नेवल वॉरशिप्स पेट्रोल कर रहे थे, अगले दिन सुबह वो पिक्चर में आए, वो पहुंचे। हाँ, उन्होंने असिस्टेंस भेजी हमको। फिर वो कैसे लेके गए, हमने कैसे जहाज़ अबैंडन किया, वॉरशिप पे गए। जब वॉरशिप पे कदम रखा तब
एक चैन की सांस आई, क्योंकि तब तक भी आपको पता है आपको वॉरशिप पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई आपको एस्कॉर्ट बोट में लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, उसमें भी आपका स्ट्रगल है। एक रस्सी फेंकी हुई है, आप रस्सी पकड़ के आपको जहाज से जहाज में गए थे, उसको, हाँ, रस्सी फेंकी हुई रस्सी है। पकड़ कर। मतलब लाइफ राफ्ट होती है, हम लोग उसमें उतरे, वो फ्लोट कर रही थी पानी में, ट्यूब वाली बोट जिसको बोलते हैं ना, हवा वाली बोट, जिसमें इंजन विंजन कुछ नहीं होता। हम उसमें सब अलग अलग बंदे अपने सारे उतरे, 3-4 लाइफ राफ्ट्स हमारी उतरी। उसको फिर जो वॉरशिप की जो स्पीड बोट्स हैं वो आई, उन्होंने हमारी लाइफ राफ्ट में रस्सी फेंकी, हमने उनको पकड़ा, फिर वो हमको खींच के लेके जा रही थी। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग चले गए तो सब एकदम लाइफ बैक टू नॉर्मल आ गई। लाइफ बैक टू नॉर्मल उन्होंने कहा बस हम जा रहे हैं, हाँ, अब अपना देखो। अब अपना देखो। तो जब वो पहला कदम रखा उस वॉरशिप में, आई थिंक तब थोड़ा सा चैन की सांस। अफ्रीकाना में ही रह गया। हाँ, वो जहाज में ही रह गया। वो कभी फिर सर्विस में आ सका? नहीं, वो फिर वो हम लोग जहाज के अंदर पानी भी ले रहे थे, मतलब हल में ब्रीच हो गया था, तो उससे वाटर भी आने लग गया था अंदर जहाज, अंदर, हाँ, जी, उसमें जी, छेद हो गया जी, था, जी, राइट। जी। तो वो फिर कुछ टाइम बाद वहीं बैठ गया, उन्हीं का हो गया जी। घर लौटे दिल्ली जी। कैसा रिएक्शन था घर वालों का? घर वालों का रिएक्शन बहुत कंट्रोलेबल था। इमोशंस उन्होंने दिखाए नहीं जितना मैं उम्मीद कर रहा था। वो भी अच्छी बात है। हाँ। आपको क्या उम्मीद थी? एक्चुअली मैंने उनको अपनी जो लास्ट मेरी फ़ोन कॉल थी, जब मैं केन्या से निकला था, केन्या से जब मैं फ़्लाइट ली थी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप लोग प्लीज़ एयरपोर्ट के अंदर आ जाइएगा, बाहर नहीं रहिएगा, जितना अंदर आ सकते हैं आ जाइएगा, ताकि हम साइड से निकल जाएं, क्योंकि हमसे पहले कुछ लोग पहुंचे थे, तो थोड़ा सा मीडिया बहुत मीडिया थी उस टाइम पे थी, और मेरा कोई उस टाइम पे इरादा नहीं था कि मैं जाके कुछ बात करूं या कुछ करूं। मुझे बस आई वांटेड टू बी बैक विद माय फैमिली, विद माय पेरेंट्स। मेंटली आप उसमें नहीं होते कि आप कहानी आज ही सुनाओ सारी। एग्जैक्टली। तो मेरी मदर, शी इज़ अ बिग फैमिली मदर साइड। तो जो मेरी मदर की सबसे यंग सिस्टर हैं वो दिल्ली में ही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम हमारा अरेंज किया, ओनली फॉर द फैमिली। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं वहाँ पहुँचा, सब लोग मिले, बहुत ही कंफर्टेबल, एक ना कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बहुत ही आपको जितना रिलैक्स कंफर्टेबल वेलकम उन्होंने किया। उनकी फैमिली थी, हस्बैंड, उनके 2 बच्चे छोटे, बहुत ही वार्म वेलकमिंग था। पर किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कि क्यूरियोसिटी किसी ने नहीं दिखाई, जो मुझे अच्छा लगा। मेरे घर वालों को तो पता ही था, लेकिन मेरी जो मदर की जो सिस्टर थी, उन्होंने भी कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। और मुझे ये फैमिली जो फैमिली का जो बॉन्ड होता है, वो आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में ही होता है। तो मेरी मदर और उनकी सिस्टर्स, जो भी, जैसे जिस दिन ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई, उस दिन भी एक मेरे फादर ने मेरी मदर की एक सिस्टर को फ़ोन किया, वो इमीडिएटली आ गई उनके पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो आई थिंक ऐसे टफ टाइम्स में जो फैमिली, चाहे आप अलग अलग शहरों में रह रहे हों, चाहे आप हफ्ते में एक दिन ही बात कर रहे हों, लेकिन क्राइसिस में जो फैमिली जब एक बार साथ में आती है, तो आई थिंक वो फिर वो फीलिंग ही अलग हो जाती है। तो हाँ। और आपकी अपनी स्थिति? मेरी स्थिति तो आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी टू सी एवरीबडी। आई वॉज हैप्पी टू सी सिविलाइजेशन, मैं ये बोल सकता हूँ। कंफ्यूज भी था, आगे क्या होना है, यहाँ से क्या करना है, लेकिन उस मोमेंट पे ये था कि अभी जस्ट लिव द मोमेंट, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि आई वॉज अनकम्फर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग जा रहा था। मेंटल हेल्थ आपकी? हाँ, देयर वाज टचवुड, देयर वाज नो प्रॉब्लम देन, देयर वाज नो प्रॉब्लम नाउ। तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और डिफिकल्टी फेस करी। उस जॉब को आपने कंटिन्यू किया उसके बाद?
नहीं, मैंने सेलिंग छोड़ दी। उसके बाद से मैंने सेलिंग छोड़ दी, क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी को बोली नहीं है। लोगों ने पूछा सेलिंग क्यों छोड़ दी, तो मैंने कहा कि शोर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लेकिन एक चीज़ का डर था कि अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैं जब भी अपने परिवार से बहुत दूर गया, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कनाडा गया हुआ था, फिर जहाज़ पे बहुत दूर गया, वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा हुआ। अप्रिय घटा। तो जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमें न्यूजीलैंड मैरीटाइम स्कूल में जाके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह लिखने थे। वो भी अनदर 6 months 8 months का वो प्रोसेस था। तो मैं एक्चुअली उस वजह से आई हेल्ड बैक कि क्या पता इनके साथ रह के, इनकी छत्र छाया में रह के ज़िंदगी बन जाए। जितनी बार भी आगे गया हूँ, अकेला कुछ करने की कोशिश करी है, नाकामयाबी होके आया हूँ। सो डिसाइड किया कि मुझे पता था कि मैं बहुत यंग एज में सेलिंग छोड़ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, कुछ भी काम के ज़रिए में उठाना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरी मेंटल हेल्थ इसलिए भी बहुत स्ट्रांग रही क्योंकि मुझे आई हैड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कैन स्टिल डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। 331 दिन के बाद आप कितने बदले हुए इंसान थे? क्या बदल गया आप में? आपने महसूस किया कुछ, या सब ठीक था वैसा ही? नहीं, काफ़ी कुछ। सोच में बहुत बदलाव आ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बदलाव आ गया था, फैमिली वैल्यूज़ पे बहुत बदलाव आ गया था, बहुत प्रैक्टिकल सोच हो गई थी। और जो बहुत केयरफ्री एटीट्यूड था, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया था कि अब घर वालों के ऊपर और बर्डन नहीं करना। उन्होंने भी 11 महीने, मुझे पता था कि उनके 11 महीने बहुत रिलैक्स नहीं गए, चाहे शायद आप ज़्यादा मुश्किल रहे होंगे। हाँ, आपको तो पता था क्या हो रहा है, जिसे पता नहीं होता उसके लिए बहुत मुसीबत है। और एक माँ और एक आपके फादर, माँ बाप एक ऐसी चीज़ होते हैं बिल्कुल कि वो तो आज के टाइम में भी अगर वो फ़ोन करते हैं और मेरा गला ख़राब होता है तो सबसे पहले पूछते हैं तबीयत ठीक नहीं है तेरी। तो वो बहुत नेचुरली उसको आपकी जो भी उम्र हो जाए, आप अपने घर वालों के लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। तो इसलिए आई थिंक मेरा ये डिसीजन था कि अब कुछ खुद ही करना है। तो इस वजह से शायद आई वॉज वेरी फोकस्ड कि आगे बढ़ने के लिए, रादर दैन सिट विद दिस व्हाट हैज़ हैपेंड और सल्क ऑन इट। किसी से सिंपैथी लेना मैंने कभी प्रेफर नहीं किया कि लोग आए आपके लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं कि वापस आ गया। नहीं, आई मीन आई रिस्पेक्ट कि आप मेरे परिवार के साथ रहे उन दिनों में, उनकी हेल्प करी, चाहे नेबर्स हों, चाहे आसपास के एरिया हों। लेकिन मैंने कभी ये इसको ज़्यादा मैंने क्या बोलते हैं मोटिवेट नहीं किया कि लोग आएँ और आके मुझसे कहानियाँ सुने। मैंने इस बात को कभी प्रमोट नहीं किया। लेकिन फिर ये जो किताब लिखी हाईजेक्ट, इसे लिखने का विचार कैसे आया, और क्या इसे लिखना मतलब उन 331 दिनों को फिर से जीने जैसा था? क्योंकि बहुत ही बारीक ब्यौरे किताब में है, तो 15 साल पहले घटा था, फिर याद करना। देखिए, ये किताब मैंने कोविड में लिखना शुरू किया, जब सब कुछ एक स्टैंड स्टिल हो गया था, तब जब लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया उसी स्थिति में थी जिसमें आप 331 दिन थे। तो ये इसका डिसीजन तब आया था कि लोग जितना भी टाइम लॉकडाउन रहा, पीपल वर लोग लॉकडाउन की ज़्यादा बुराई कर रहे थे रादर दैन कि बाहर क्या हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे थे कि हम अपने घर में बंद गए। और जब मैं अपने घर में था, आई गॉट मैरिड इन 2019, माई वाइफ हैड जस्ट मूव्ड विद मी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, तो हमारी शादी को 1.5 साल ही हुआ था। तो मैं यही, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन है, बट आपका ये लॉकडाउन भी नहीं है कि आपको किसी ने बांध के रखा हुआ है। आप ऑनलाइन जो आपको खाना है वो मिल रहा है, सब हो रहा था। आपको जो खरीदना है वो आपको मिल रहा है। तो इतनी क्या बेचैनी हो रही है इस लॉकडाउन से? ये लॉकडाउन इसलिए है ताकि आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, यू डोंट गेट ट्रैप्ड विद व्हाट इज गोइंग इन द
इन द वर्ल्ड। तो तब ये किताब लिखना शुरू किया। और एक और रीज़न था कि तब तक मैं प्रोफेशनली थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं इस्टेब्लिश हो गया था। अगर मैं यही किताब 2011-12 अपने अर्लियर डेज में लिखता तो शायद मेरा इस कहानी को बताने का तरीका कुछ और होता। आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आपको आता है। तो आई थिंक 10 साल बाद जिस हिसाब से मैंने ये लिखना चाहा है, आई थिंक आई हैव डन जस्टिस एटलीस्ट इन माय व्यू। बहुत अच्छी किताब लिखी भाई साहब। तो इससे पहले आपने कुछ नहीं लिखा? नहीं, इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा। इसे लिखने में हेल्प की होगी किसी ने तो? कुछ दोस्त हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत वो गाइडेंस दी लेखक हैं? है। हाँ, बोल सकते हैं आप। हाँ, पर कि बहुत बढ़िया ढंग से लिखी किताब है। नहीं, ऑनेस्टली मेरे एडिटर ने भी बहुत हेल्प करी है, हार्पर ने भी बहुत हेल्प करी है इसको एडिट करने में। उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, हार्पर कॉलिंस का, कि उन्होंने पहले तो ये एक अननोन ऑथर ऑन बोर्ड लिया है, एक ऐसी स्टोरी ऑन बोर्ड ली है। नहीं, इसे छपना ही चाहिए था। और देर से छपी, छपना चाहिए था, फिल्म बननी चाहिए इस पर, देखें, और इसे हिंदी में आना चाहिए। बहुत लंबी अभी तो बहुत आगे की बात है वो, बट देखते हैं। जैसे जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना अच्छा मुझे लगेगा। बाकी तो डेफिनेटली फिर मिलेगा। यहाँ तक जिंदगी आ गई मैं है तो आगे एकदम भी आ जाएगी। रिकमेंड करूंगा, इसे पढ़ना चाहिए। और कई पहलू हैं इसके, आपकी कहानी तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो बताती है कि ये जीवन कैसा है, जो हमसे बहुत दूर कहीं घटता है, लैंड से दूर, ज़मीन से दूर। तो उसमें बहुत कुछ है, और आमतौर पर वो इंस्टा के रील्स से या 2-4 वीडियो से समझ में नहीं आता है ना। और ये तो खैर एक ऐसी स्थिति थी सोमालियन पायरेट्स की, जिसके बारे में भी हमें दूर से ही पता चलता है। तो मेरा आखिरी सवाल फिर ये है कि एक पक्ष तो आपका मैंने सुना है ना, हालांकि वो छूट गया। मैं जानना चाहता था आपने ये पेशा क्यों चुना, और बहुत ऑप्शंस थे आपके पास, बट ठीक है, पॉडकास्ट लंबा नहीं करते। ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो दूसरा पक्ष था सोमालियन पायरेट्स का, उसके बारे में आप अब क्या महसूस करते हैं इतने दिन बाद? वो कैसे लोग थे, कौन लोग थे? ऐसे देखें तो ब्लैक एंड वाइट है सब। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि मतलब आप उन्हें कहो कि वो ग्रे शेड या कुछ भी। आपकी जो राय है, जो वहाँ रह कर आया, मैं उसकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं पायरेट्स ही नहीं बोलूँगा, मैं एक नॉर्मल इंसान जब मजबूरी में होता है तो आप वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये एक 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। सोमालिया में स्थिति क्या है, बहुत पहले से रही है। कोई गवर्नमेंट नहीं रही है। एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो नहीं थी वहाँ पे। इनिशियली जब मैं आया था तो आई हैड अ वेरी एग्रेसिव ओपिनियन टू दिस क्वेश्चन, जो आप बिल्कुल होना भी चाहिए था। लेकिन इन टाइम मैं भी बड़ा हो गया हूँ, दुनियादारी थोड़ी और देख ली है, थोड़ी और समझ ली है। तो मुझे लगता है कि ये इट इज़ नॉट समथिंग कि जो उन्होंने चाह के शुरू किया है। इट इज़ समथिंग जो उन्होंने मजबूरी में शुरू किया, लेकिन अब उसकी आदत हो गई है, क्योंकि इजी मनी है। आपको जो आपका मदरशिप है वो भी आपको मिल जाता है। आपको आगे जहाज़ भी आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चलो चौथा नहीं, 5वां तो एक सिस्टम हो गया। हाँ, 5वां तो पकड़ ही लोगे आप। और एक बार आपने पकड़ लिया तो ये जो उनके लिए जो ये साइकिल सेट हो गया था, ऑब्वियसली इट वाज नॉट देम हु वर द मास्टरमाइंड्स। पीछे इसके पीछे कोई ना कोई होगा जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे बोट्स इंट्रोड्यूस करी, उनकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि वो लोग अगर फ़िशिंग पे जी रहे हैं तो उनके पास इतने एडवांस फ़िशिंग इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि आपके आसपास के लोग आके आपकी सारी मेजॉरिटी ऑफ द फ़िशिंग का एडवांटेज ले रहे हैं। ये हो रहा है। तो किसी ने इस चीज़ का एडवांटेज तो उठाया है, जो ये सिचुएशन आ गई है। तो अब इसमें उनके कुछ खुद के भी लोग हैं जो एडवांटेज ले रहे हैं, और कुछ उनके ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं गुजारा करने के लिए। और ये ह्यूमन नेचर एक हो जाता है कि जब पेट पे बात आती है ना, तो आप सही गलत नहीं देखते हो। आप अपना बस उस टाइम पे ये है कि भाई मेरा पेट भर जाए थोड़ा सा। और ऐसा ही इस किताब में भी है। कुछ लोग जो हमारे साथ थे, हमारे साथ जो पहले सेल कर रहे थे, इंसिडेंट में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन वो वही बात थी कि सर्वाइवल ने किसी ने राइट वाला रास्ता देखा तो किसी ने लेफ्ट वाला रास्ता देखा। कोई उस टाइम पे ये नहीं सोचता है कि भाई आपका मैं खा रहा हूँ।
वो यही सोचते हैं कि मेरे पास है तो मेरा पेट भर रहा है, विच इज़ ये दुनिया में हर जगह है, ये सिर्फ हमारे जहाज़ पे नहीं था, ये बाहर आके बल्कि ज़्यादा है। एक्चुअली तो वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। प्रलव ध्यानी, उनकी कहानी हाईजैक्ड 15 साल पहले घटी और अब इस किताब के रूप में हार्पर कॉलिंस ने छापा है। 399 रुपये की किताब है और मैंने अभी कहा है कि हिंदी में भी छपवा दें। मैं अक्सर अच्छी किताबों के बारे में ज़रूर कहता हूँ कि इसे हिंदी में ले आइए, लेकिन मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि इस किताब के अंदर क्या है। लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैंने किताब एक हद तक पढ़ी है, आखिरी के कुछ हिस्से हैं जो मुझसे छूट गए हैं, जो आपने बता दिए, तो मैं बता सकता हूँ ये किताब बहुत ज़्यादा खूबसूरत ढंग से लिखी गई है, बहुत सरल है, बहुत सरल से अंग्रेज़ी में पढ़ी जा सकती है, तो पढ़िएगा ज़रूर। और इसके बाद अगर समय मिले तो फिर सोमालियाई डाकू के बारे में, सोमालियन पायरेट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। वो जियो पॉलिटिक्स पर हम बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, आपको वो समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो लोग वहाँ कब से हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ प्रलव जैसे लोगों की या सोमालियाई डाकुओं की नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सब क्यों होता है और अभी तक कैसे चल पा रहा है। तो आई होप पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद हमने कोई ऐसी कहानी की है, कोई ऐसा पॉडकास्ट किया है जिसमें कोई अपनी आप बीती बता रहा है। थैंक यू सो मच। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे।